और अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछले तारीख को हरीश रावत के वकीलों ने कोर्ट से समय मांगा था। हरीश रावत ने खुद याचिका दाखिल कर सीबीआई की जांच को चुनौती दी है। आपको बता दें कि 2016 में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल 2016 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद सीबीआई जांच शुरू की थी, जिसके बाद राज्य में कांग्रेस सरकार की बहाली के बाद सरकार ने कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच को निरस्त कर एसआईटी का गठन किया था। मगर इसके बाद भी सीबीआई ने जांच जारी रखी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जांच के लिए 9 अप्रैल 2016 को समन भेजा। लगातार सीबीआई द्वारा भेजे जा रहे समन को हरीश रावत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने 15 मई 2016 को सीबीआई जांच के आदेश को वापस ले लिया था और एसआईटी का गठन कर दिया गया था। इसीलिए सीबीआई को इस मामले की जांच का कोई अधिकार ही नहीं है। सीबीआई की पूरी कार्रवाई को निरस्त किया जाए। वीरेंद्र बिष्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, एक तरफ लगातार निरस्त करने की मांग इस जांच को हो रही है हरीश रावत की तरफ से, तो दूसरी तरफ आज का दिन बेहद अहम है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, वाकई आज का दिन अहम है क्योंकि सीबीआई की जांच को सीधे चुनौती हरीश रावत ने दी है और कहा है जो सीबीआई द्वारा उनको सम्मन भेजा जा रहा है वो असंवैधानिक है। क्योंकि जब राज्य सरकार स्टेट में आ गई थी, वापस हरीश रावत सरकार आ गई थी, तो उसके बाद सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच को निरस्त करके एसआईटी जांच शुरू कर दी थी। हालांकि इस मामले को लेकर हरक सिंह रावत ने भी उस वक्त एक याचिका दाखिल की थी और ये कहा था कि जो एसआईटी जांच है वो राज्य सरकार कर ही नहीं सकती है। हालांकि पिछली डेट में जो हरीश रावत के वकील हैं उन्होंने हाईकोर्ट से थोड़ा टाइम मांगा था और आज पूरे मामले को लेके जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हों या तमाम जो अधिवक्ता हैं, वो इस सुनवाई में वर्चुअली शामिल होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला 2016 में आया था, एक टीवी चैनल के पत्रकार ने पूरा स्टिंग किया था और उसके बाद पूरे राज्य के सियासत में भूचाल ला दिया था और इसमें कुल मिला के 3 लोगों को खास तौर पर इन्वॉल्व किया गया था। वर्तमान में जो विधायक हैं महेश मदन बिष्ट जो दोराहाट से विधायक हैं, और इसके अलावा जो वर्तमान में विधायक हैं उमेश कुमार, वो 3 लोगों का था। इसमें साफ तौर पर देखा गया था कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई थी उसको लेकर पैसा देने और लेने की बात सामने आई थी। लेकिन हरीश रावत का ये कहना था हाईकोर्ट में आके कि ना ही उन्होंने कोई पैसा दिया और ना ही किसी ने कोई पैसा लिया है। बावजूद इसके स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कर दी के आदेश दे दिए गए थे और जो राज्य सरकार है उसने उस आदेश को निरस्त कर दिया था। तो पूरे मामले पर आज संवैधानिक बहस होगी क्योंकि अगर हरीश रावत को राहत मिलती है तो उनको राजनीतिक तौर पर भी इस पूरे मामले का लाभ होगा। हालांकि बीजेपी ये चाहती है कि इस मामले को अभी लटकाया जाए, क्योंकि जिस तरह से कल कई अधिवक्ताओं से हमारी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो मामला है वो काफी गंभीर है और पैसे की खरीद फरोख्त और विधायकों की खरीद फरोख्त से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है। तो ये कहा जा सकता है कि आज का दिन अहम है और इससे राजनीति पर भी पूरी तरीके से असर पड़ने की संभावनाएं हैं। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश आईडीपीएल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सरकार के आवासों पर बुलडोजर चलाने के आदेश पर रोक लगा दिया है। सरकार और दूसरे पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को आदेश भी दिया गया है। आपको बता दें कि 19 जुलाई को सरकार ने आईडीपीएल कर्मचारियों के आवास खाली करने और ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था, जिसके बाद 23 जुलाई को कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन अब इस आदेश को गुलशन भनोट समेत अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा गया है कि जिन अधिकारियों ने आदेश दिया है उनको कोई अधिकार ही नहीं है कि वो आदेश जारी कर सके। वहीं अपने हो रही इस कार्रवाई को इन लोगों ने असंवैधानिक बताया और याचिका में कहा गया है कि उनको कानूनी तौर से हटाने के बजाय बलपूर्वक हटाने का फैसला सरकार का गलत है और ये घर उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तौर पर मिले हैं। जिसके बाद बुधवार को कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
देहरादून के डोईवाला में एरो सिटी की बात को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिरे से खारिज कर दिया है। सीएम धामी ने साफ साफ कहा कि डोईवाला में एरो सिटी का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार में नहीं भेजा है। कुछ लोग बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसके बाद कहा कि किसान और स्थानीय लोगों की मंजूरी के बिना कुछ नहीं होगा। किसानों की राय पर ही प्रस्ताव बनेगा और किसानों की सहमति के बिना कुछ नहीं करेंगे। सीएम के इनकार के बाद ही डोईवाला में बुधवार को किसानों ने महापंचायत की है, जिसमें किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल हुए। किसानों का कहना है कि उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे और अपने कुनबे को हम बचा रहे हैं, उसकी ही पहरेदारी कर रहे हैं और आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। जमीन तो हम देंगे ही नहीं, अपनी पहरेदारी तो करेंगे जमीन की। एक ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे, इन सारे गांवों को सक्रिय करेंगे और बड़ी बड़ी पंचायतें हम यहाँ पे और करेंगे। आगे भी सर हमारा ये बिल्कुल चलता रहेगा। आगे क्या क्या स्टेप होंगे? स्टेप ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, वो उनसे निकलेगा इस टाइम का। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के दिल्ली दौरे से लौटे और सीएम ने कहा कि केंद्र ने नई योजनाओं को हरी झंडी दी है। और साथ ही बताते चले केंद्रीय मंत्री गडकरी से कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। सीएम के मुताबिक देहरादून के रिंग रोड को मंजूरी मिली है। देहरादून को कुमाऊं से जोड़ने वाले रूट पर अफजलगढ़ से नबीबाबाद की कनेक्टिविटी प्लान पर भी बात हुई है। इसके साथ ही मसूरी टनल को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। गंगोत्री को जाने वाला विकासनगर होते हुए डामटा होते हुए उत्तरकाशी का मार्ग हो, उस मार्ग के चौड़ीकरण की भी स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार से अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद आने वाला जो कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला मार्ग है। इसी प्रकार से ग्वालदम, सिमली, बागेश्वर और जौलजीबी तक जाने वाला 305 किलोमीटर का मार्ग है। उस मार्ग को भी जो है उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी विभाग को देने का हुआ है। इसी प्रकार से जो मसूरी की टनल है, उस टनल के लिए भी उन्होंने सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति प्रदान की। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी आज समीक्षा बैठक करेंगे और हेल्पलाइन नंबर 1905 पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करेंगे। सचिवालय में 12:30 बजे समीक्षा बैठक होगी। नेपाल के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करेंगे सीएम। कैंप ऑफिस में 10:30 बजे भी मुलाकात होगी। तो आज सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे और जो हेल्पलाइन नंबर है 1905, इस पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करेंगे पुष्कर सिंह धामी। नैनीताल की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कल जिले में आपदा बैठक ली है और इस दौरान नाले की सफाई नहीं होने के चलते एनएच के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। रेखा आर्या ने नैनीताल से आपदा के कामकाज पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 हफ्ते का समय अधिकारियों को दिया है और कहा है कि जनता की दिक्कतों को दूर करे। इसके साथ ही कहा कि तत्काल रेलवे स्टेशन का भू कटाव और सड़कों को ठीक करे। इसके साथ ही गौला पुल पर भी काम करे। 1 फीट भी गहरी है, 2 फीट भी गहरी है, तो यदि आपकी सारी चीज़ें पॉलीथीन और कचड़ों से यदि भरी रहेगी तो स्वाभाविक रूप से पानी ऊपर की ओर बहेगा और कॉलोनियों को जाएगा और कॉलोनियों के घरों के अंदर तक में घुसेगा। तो उसी पे मैंने नाराज़गी व्यक्त करी है कि आप एक तो नाली की सफाई, नाली की गहराई और नाली को प्रॉपर जो उसका ड्रेनेज जो जितना एनएच आपका कॉलोनी तक में लगता है उसको प्रॉपर आप दें। इस साल मौसम के मिजाज में आए बदलाव का असर कीड़ा जड़ी पर भी पड़ा है। हालात तो ये हैं कि बेशकीमती कीड़ा जड़ी के दोहन के लिए गए लोगों को पूरी तरह निराश लौटना पड़ा है। कीड़ा जड़ी का काम उत्पादन होने से हजारों की आबादी पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। हिमालयन वियाग्रा के नाम से मशहूर कीड़ा जड़ी पर इस बार मौसम की भारी मार पड़ी है। हालात ये है कि बीते सालों के मुकाबले इस बार सिर्फ 10% ही कीड़ा जड़ी का चुगान हो पाया है। असल में इस साल सर्दियों के सीजन में बर्फबारी नहीं के बराबर हुई, लेकिन अप्रैल के बाद ऊंचे इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है, जबकि बीते सालों तक अप्रैल से कीड़ा जड़ी का दोहन शुरू हो जाता था। ऐसे में मौसम के बदले रुख की सबसे ज्यादा मार कीड़ा जड़ी पर पड़ी है।
हालात यहाँ के ऊंचे बुग्यालों में महीनों गुजारने के बाद भी लोगों को 1 किलो कीड़ा जड़ी नसीब नहीं हो पाई। सबसे बड़ा रीज़न है कि देरी से बर्फबारी हुई और जिस समय कलेक्शन का टाइम होता है उस समय बर्फबारी हुई है, जिसके कारण लोग एक तो पहुंच नहीं पाए हैं, जा नहीं सके हैं, और दूसरा जो है कलेक्शन में जो ग्रो होनी थी जो यार्सा गब्बू की, वो प्रॉपर उस समय नहीं हो पाई है। 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर होने वाली कीड़ा जड़ी इंटरनेशनल मार्केट में 25 लाख रुपए किलो तक बिकती है। बीते सालों की बात करें तो 2019 में जहां 400 किलो कीड़ा जड़ी का दोहन हुआ, वहीं 2020 में 300 किलो। लेकिन इस बार लाख कोशिशों के बाद भी 30 किलो कीड़ा जड़ी नहीं मिल पाई है। असल में ऊंचे इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों की आय का एकमात्र जरिया कीड़ा जड़ी है। ऐसे में इसके उत्पादन में रिकॉर्ड कमी ने हजारों परिवारों पर संकट गहरा दिया है। जब आपका धूप खिलने का समय था तो इस मौसम में जिस ढंग से आपका बर्फबारी और बारिश हो रहा है तो निश्चित रूप से यार्सा गुम्बा का उत्पादन भी इस बार कम होगा, और उत्पादन कम होने से जो 80,000 जो परिवार हैं उन परिवारों की आजीविका पर आपका इसका असर पड़ेगा। दुनिया में कीड़ा जड़ी भारत, नेपाल और तिब्बत में ही होती है। ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में लोग इसे हाथों हाथ लेते हैं और इसे पावर बूस्टर होने के साथ ही गंभीर रोगों की दवा बनाने में भी काम लिया जाता है। लेकिन इस साल मौसम के बदले मिजाज ने हिमालयन गोल्ड को निगल लिया है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त जारी करेंगे। बीजेपी इसे मेगा इवेंट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। किसान सेवा केंद्रों और पर बीजेपी नेता किसानों के साथ इसे लाइव देखेंगे। खासतौर पर किसान बहुल जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर पर फोकस रहेगा। किसानों के साथ प्रोग्राम देखने के लिए नेताओं की बाकायदा लिस्ट बनाई गई है। इस मौके पर रासायनिक और जैविक खाद को लेकर भी बड़ी घोषणा की उम्मीद है और लिहाजा किसानों के बीच पैठ जमाने के लिए बीजेपी इसे बड़ा मौका मान रही है। जितनी हमारी किसान सेवा केंद्र हैं प्रत्येक न्याय पंचायत केंद्र पर, उस दिन 27 को बड़े बड़े कार्यक्रम कम से कम 100-150 किसानों के साथ में कार्यक्रम किया जा रहा है। एलईडी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के किसानों को संबोधित भी करेंगे और किसानों की योजना को लॉन्च भी। देश के कई शहरों में अब गंगा मंदिर बने हुए नजर आएंगे। हरिद्वार में हर की पैड़ी का संचालन करने वाली श्री गंगा सभा ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी, दिल्ली और पंजाब के कुछ स्थानों पर गंगा मंदिर विकसित किए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। साल भर में दूर दूर से श्रद्धालु गंगा में स्नान के लिए आते हैं। ऐसे में अब हर की पैड़ी का संचालन करने वाली श्री गंगा सभा ने कई शहरों में भी गंगा मंदिर बनाने की पहल की है। साथ ही मौजूदा मंदिरों में मां गंगा की प्रतिमा स्थापित करने का भी काम शुरू कर दिया है। हम ऐसे जो भी मां गंगा के श्रद्धालु हैं या जो संस्थाएं हैं जो धार्मिक कार्यों में कार्य कर रहे हैं, जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हमने उनके साथ मिलकर इस अभियान को हमने आगे बढ़ाया है और मां गंगा का जो महत्व है, मां गंगा की जो पूजा अर्चना है वो जन जन कर सके। दूर दूर से पहुंचने वाले श्रद्धालु भी गंगा सभा के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए तो हरिद्वार से पवित्र और कोई स्थान है नहीं, लेकिन उनके शहर या आसपास में गंगा मंदिर अगर बनता है तो वो जरूर मां गंगा की पूजा अर्चना कर पुण्य प्राप्त करेंगे। जो काम हो रहा है दूसरे शहरों में भी गंगा सभा जो बना कर रहे हैं वो बहुत ही, हमारे जो दूसरे भी भाई हैं दूसरे शहरों से, उनको वो काफ़ी लाभ होगा इस चीज़ों से। जो हमारी गंगा सभा जो है हरिद्वार में और कई जगह पे उनके ब्रांचेस हैं और ये पूरे देश को लाभ देगी और जितना हो सकता है इसको आप सहयोग करें। हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाने के साथ साथ गंगा पूजन का भी बड़ा महत्व है। ऐसे में अलग अलग शहरों में गंगा मंदिर बनाने में सहायता करे लोगों में खासा उत्साह है। वहीं गंगा सभा के पदाधिकारी भी इसे एक बड़ा कदम मानकर चल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। अपने प्रेमी को नाक से डसवा कर मारने वाली हल्द्वानी की जहरीली गर्लफ्रेंड के बारे में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। जहरीली गर्लफ्रेंड की फरार नौकरानी ने पकड़े जाने के बाद जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए।
हल्द्वानी की बेवफा जहरीली गर्लफ्रेंड माही उर्फ डॉली अब सलाखों के पीछे है। माही के साथ अंकित चौहान की हत्या में शामिल उसका पूर्व प्रेमी, नौकर, नौकरानी, सपेरा भी अब जेल की हवा खा रहे हैं। माही की नौकरानी और उसके पति को पुलिस बुधवार को पश्चिम बंगाल के मालदा से गिरफ्तार कर लाई है, जो देश छोड़कर फरार होने की फिराक में थे। माही अक्सर जो है उसकी झोपड़ी में भी आती थी। इसको लेकर अंकित बहुत नाराज था कि तुम नौकरानी की झोपड़ी में क्या करने जाती हो। बीच में जो इसकी झोपड़ी थी वो खाली करा दी गई थी, तो जिसको लेकर के इसमें बड़ा अंकित को लेकर के आक्रोश था इसका, तो इसलिए जैसे ये प्लान बना तो ये दोनों मियाँ बीवी उसमें शामिल हो गए। अंकित हत्याकांड के मुख्य आरोपी माही, उसका सपेरा और माही का एक बॉयफ्रेंड दीप कांडपाल पहले ही पुलिस के शिकंजे में आ चुके थे, लेकिन बुधवार को पुलिस शिकंजे में आई नौकरानी और उसके पति ने बेहद ही सनसनीखेज खुलासे किए। दरअसल माही और उसकी नौकरानी के बीच जाम यानी शराब वाले संबंध थे। दोनों जब मर्जी आती शराब पीते, मस्ती करते और जिसे चाहते उसे ब्लैकमेल करते, और इसमें साथ देता था नौकरानी का पति। उषा देवी का माई के साथ जो संबंध थे वो इसको लेकर के एक चीज़ के पूछताछ में आई है कि वो रेगुलर ड्रिंक करती थी और आपका जो है इसमें माही की तरफ से उसको ड्रिंक दी जाती थी, तो उनके संबंध बड़े प्रगाढ़ हो गए थे। इस बीच पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी की डीवीआर भी लग गई, जिसमें माही के कई राज छिपे हो सकते हैं। अंकित हत्याकांड के सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पूछताछ में अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उम्मीद है अभी भी माही उर्फ डॉली के कई ऐसे राज हैं जो पूछताछ में सामने आ सकते हैं, जिससे कई और लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुड़की के बेलड़ा गांव में 11 जून को हुए बवाल को करीब 1.5 महीने का समय हो चुका है और बुधवार को गढ़वाल कमिश्नर और आईजी गढ़वाल बेलड़ा गांव में पहुंचे और दोनों पक्षों से मिलकर बातचीत की। मामले में गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था, इसीलिए इसी मामले की जांच के लिए गांव में पहुंचे थे, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि जल्द ही जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी और इसी के साथ 27 जुलाई को होने वाली महापंचायत भी रद्द कर दी गई है। लोकल और वोकल की बात इन दिनों जोरों पर है, लेकिन उत्तराखंड का लोकल सेब इस नारे पर फिट नहीं बैठा। हालात ऐसे हैं कि उत्तराखंड में लौकी, कद्दू और तुरई जैसी सब्जियों से भी सस्ता बिक रहा है। ये 100 रुपए का 1.25 किलो। कहाँ का सेब है? ये रामगढ़ का है। रामगढ़ का सेब। मेरे हाथ में जो सेब है वो 100 रुपए का 1.25 किलो है। वाकई ये हाल है उत्तराखंड की फ्रूट बेल्ट में पैदा हुए इस सेब का, जो मंडी तो पहुंच रहा है लेकिन ग्राहक इसके आसपास तक नहीं फटक रहा। हिमाचल के इस सुर्ख सेब के आगे उत्तराखंड का लोकल सेब फीका पड़ रहा है। मंडी में आने वाला थोक ग्राहक उत्तराखंड के सेब को 20 रुपए किलो तक में खरीदने को तैयार नहीं। अभी जो नई वैरायटी और नए सेब आ गए हैं तो उसे मार्केट में एकदम से रेट में गिरावट आ गई है, क्योंकि हिमाचल की जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी के सामने हमारे कुमाऊं का सेब नहीं बाजार में नहीं टिक पाता है। दरअसल उत्तराखंड में इस साल सेब की फसल तो खूब हुई है, लेकिन ना तो दानों का साइज है और ना ही रंग। ऊपर से लालच के चक्कर में पैकिंग में बागवानों की चालाकी से रही सही कसर पूरी हो रही है। तो एक गाड़ी में 2-2, 3-3 लाख रुपए कटे। कारण क्या है? ये क्वालिटी मेंटेन नहीं है। इसकी ऊपर की तय में आपने देखा अभी ये कम से कम 100-200 ग्राम के दाने हैं। उसके बाद नीचे वाले में आ गए 50 और सबसे नीचे वाली में आ गए ये अंठी, जैसे गुल्ली अंठी बच्चे खेला करते वो आ गई है। हम बिहार, बंगाल, झारखंड सब जगह लोडिंग कर रहे हैं। हर गाड़ी में हमें 2 लाख घट रहा है, 1.5 लाख घट रहा है, 1 लाख घट रहा है, इसी वजह से, क्योंकि इसकी क्वालिटी कुछ नहीं है। हिमाचल का रेड गाला सेब जहां एक तरफ 180 से 220 रुपए किलो तक बिक रहा है, वहीं उत्तराखंड का सेब लौकी, कद्दू, भिंडी और तोरई जैसी सब्जियों से भी नीचे बिक रहा है। और इसकी बड़ी वजह है सेब की खराब क्वालिटी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। टिहरी के घनसाली के कोट गांव में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ से मलबा आने से 5 मकान और 1 गौशाला क्षतिग्रस्त है। मलबे में 5 से 7 पशुओं के दबे होने की खबर है। गनीमत तो ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। प्रशासन आज फिर से शुरू करेगा मकानों से मलबा हटाने का काम।
पूरा गाड़ी पूरा 3-3 4-4 पूरा यार। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।